नहीं पा रहा था। देखते देखते मैं सिगरेट पर कंट्रोल ही नहीं कर सकता था। फिर मेरे दोस्त ने आयुर्वेदिक सप्तऋषि नो नशा पाउडर लेने की सलाह दी। मैंने उसकी हिम्मत और जज्बे को सैल्यूट किया और नो नशा पाउडर का सेवन किया। इसका 7 बार सेवन करते करते मैं सिगरेट को भूलने लगा और आज देखिए मैं एक भी सिगरेट नहीं पी रहा हूँ। जब मैंने इसके फ्री सैंपल के बारे में जाना तो मुझे यकीन हुआ कि इनका मकसद पैसा कमाना नहीं बल्कि हम जैसे लोगों का नशा छुड़वाना है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ नो नशा पाउडर को कि जिसकी मदद से आज मैं बिल्कुल नशे मुक्त हूँ। अजी हम तो बस ओकेजनल ड्रिंकर हैं, कभी कभी कोई मौका होता है तो पीते हैं। आज मैं बड़ा खुश हूं यार, शराब पीनी चाहिए। आज बड़ा दुखी हूं, शराब पीनी चाहिए। आज का दिन बड़ा खाली खाली सा है, शराब पीनी चाहिए। दरअसल आप शराब को नहीं, शराब आपको पीने के बहाने ढूंढती है। और कब आप ओकेजनल ड्रिंकर से शराबी हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। पता तो तब चलता है जब मोहल्ले दफ्तर में लोग शराबी या पियक्कड़ जैसे नामों से आपको बुलाने लग जाते हैं। तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। पर आयुर्वेदा सप्तऋषि नो नशा के साथ आप अपनी खोई हुई इज्जत, अपने खोए हुए नाम को वापस पा सकते हैं। नो नशा पर टीवी, टेली शॉपिंग और आयुर्वेदा सप्तऋषि को पूरा भरोसा है। ये आपको 100% फायदा देगा। और इसके अलावा अगर आप इसे ट्राई करना चाहते हैं तो इसके लिए आप फ्री सैंपल मंगवा सकते हैं, जिसके लिए आपको 250 रुपए हैंडलिंग और कुरियर चार्जेस देने होंगे। तुरंत कॉल करें 01165155000 और 01165700999। नो नशा की असली कीमत है 7,990 रुपए, लेकिन नशे के खिलाफ इस मुहिम में आपको देना होगा सिर्फ 2,490 रुपए और 250 रुपए डिलीवरी चार्जेस अतिरिक्त। तुरंत ऑर्डर करने के लिए कॉल करें 01165155000 या 01165700999 या फिर 01165159400। आप अपना ऑर्डर SMS से भी मंगवा सकते हैं। SMS करें टेली स्पेस नो और भेज दें 57333 पर। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सदों से भी सदा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सदों से भी सदा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। मजबूत इरादे, बढ़ते कदम के साथ चैनल 1 न्यूज अब एक नए रूप में।
सुरक्षा अध्यादेश, खाद्य सुरक्षा अध्यादेश पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसके साथ ही 67% आबादी को बेहद कम दर पर अनाज मुहैया कराने का रास्ता साफ हो चुका है। चूंकि यह अध्यादेश है, इसलिए कानून का रूप देने के लिए सरकार को 6 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों में इसे पास करवाना होगा। राजनीतिक विरोध को दरकिनार करते हुए सरकार ने यह अध्यादेश लाने का फैसला किया है। खाद्य अध्यादेश की बारीकियों की अगर हम बात करें तो ज्यादा उसकी चिंता उस पर नहीं की गई और टाइमिंग पर लगातार सवाल हो रहे हैं। ये यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी का महत्वाकांक्षी योजना और बिल माना जाता है, इसलिए यह भी माना जा रहा है कि इसी वजह से नवंबर के विधानसभा और अगले साल लोकसभा चुनाव से पहले इसे लागू करने में कहीं ना कहीं जल्दबाजी दिखाई गई। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ, आप देख रहे हैं प्राइमेट। क्या रोटी दो और वोट लो की राजनीति यहां पर चल रही है? इसी पर हम करेंगे आज की चर्चा। मिलेगा गरीबों को निवाला, दूर होगा कुपोषण। खाद्य सुरक्षा अध्यादेश पर राष्ट्रपति के दस्तखत। 2014 में लोकसभा चुनाव होने हैं। 4 साल तक केंद्र सरकार को खाद्य सुरक्षा बिल की याद भले ही ना आई हो, लेकिन लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा बिल का चुनावी कार्ड खेला है। विपक्ष के विरोध के बावजूद सरकार इस बिल पर अध्यादेश लाई, जिसे कैबिनेट की मंजूरी मिली। कैबिनेट की मंजूरी के बाद शुक्रवार को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने खाद्य सुरक्षा अध्यादेश पर हस्ताक्षर कर दिए। ये अधिकार 81 करोड़ जनता को, खास तौर पे गरीब जनता को इस कानून के माध्यम से, इस ऑर्डिनेंस के माध्यम से मिलने जा रहा है। खाद्य सुरक्षा बिल के तहत 75% गांव और 50% शहरी आबादी को शामिल किया जाएगा। इतना ही नहीं, 6 करोड़ 20 लाख टन चावल, गेहूं और मोटा अनाज मुहैया कराने के लिए हर साल करीब 125 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि कानून बनने पर क्या वाकई में गरीबों को पेट भरने वाला मिलेगा? अध्यादेश में यह है कि 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो ये चावल देना चाहते हैं। हम तो गेहूं और चावल के आगे, जैसे एक गर्भवती महिला हो, अगर उसको केवल गेहूं और चावल से तो उसके पेट में पलने वाले उस शिशु का तो पूर्ण रूप से विकास नहीं हो सकता है। उसको तो न्यूट्रिशियस पॉइंट ऑफ व्यू से उसको मिलना चाहिए। क्या इस देश में गरीबों को पौष्टिक आहार नहीं दिया जा सकता है? कानून से मिल जाएगी खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा अध्यादेश पर हस्ताक्षर के साथ ही खाद्य सब्सिडी अध्यादेश लागू हो गया है। लेकिन क्या इतनी आसानी से गरीबों को खाद्य सुरक्षा मिल पाएगी? जानकारों के मुताबिक इस बिल में कई परेशानियां पेश आएंगी। सवाल नंबर 1, कहां से आएगा पैसा? फूड सब्सिडी के लिए 125 लाख करोड़ की जरूरत होगी। बढ़ता सरकारी घाटा क्रेडिट रेटिंग पर तलवार की तरह लटक रहा है। सवाल नंबर 2, पात्र परिवारों की पहचान कैसे होगी? इस योजना के तहत आने वाले परिवारों की पहचान कैसे होगी? जनगणना की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। इसके लिए जातिगत समीकरण इकट्ठा करने में करीब 6 महीने लग जाएंगे। सवाल नंबर 3, कहां से आएगा अनाज? देश में हर साल 25 करोड़ टन खाद्यान्न की पैदावार होती है, जबकि खाद्य सुरक्षा के लिए करीब 6 करोड़ टन अनाज की जरूरत होगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या है कि हर साल हजारों टन अनाज खुले में सड़ जाता है। सवाल नंबर 4, बांटेंगे कैसे? पीडीएस पर सुप्रीम कोर्ट कई बार सवाल उठा चुका है। पीडीएस के जरिए रियायती दर पर बिकने वाला 37 से 55% अनाज अवैध तरीके से खुले बाजार में पहुंच रहा है। देवांशी किशोर प्रभात के साथ वंदना त्यागी की रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज के लिए।
चलिए चर्चा को हम यहां से शुरू करते हैं। हमारे तमाम खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे पहले आपका मैं तारुफ करा दूं, हमारे साथ प्रदीप माथुर साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। इसके अलावा असीम खान साहब, आप एलजेपी के नेता हैं, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। साथ ही श्याम जाजू जी, बीजेपी नेता, वो भी हमारे साथ हैं। इसके अलावा मूलचंद मीना जी भी जुड़ेंगे आगे, और कांग्रेस के नेता। सबसे पहले यहां से मैं शुरू करना चाहूंगा प्रदीप माथुर जी के साथ में। सर, क्या इस बिल पे लगातार बातें हो रही हैं, क्या ये फूड सिक्योरिटी बिल है या वोट सिक्योरिटी बिल है? कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, ये बड़ा देश का दुर्भाग्य है मेरे हिसाब से कि गरीब आदमी को रोटी देने जैसे मामले पर भी हमारे सियासी दल जो है आपस में नहीं एकमत हो सकते हैं। कायदे से जो भी फूड सिक्योरिटी बिल है जो कि गरीबों को पहली बार जो है मतलब एक रोटी एश्योर कर रहा है, मैं तो समझता हूं इसमें सब लोगों को एक साथ होना चाहिए था। ना किसी पार्टी को ये करना चाहिए था कि इसको ला करके अपना वोट अपनी बढ़ाए, ना किसी को ये करना चाहिए था कि इसको वोट की राजनीति की बात करे। इसमें तो एक नेशनल कॉन्सेंसस होनी चाहिए थी। और मेरा मानना यह है कि आप चाहे किसी भी तरह देख लें, एक भूखे आदमी को, गरीब आदमी को इस देश में रोटी मिलना जो है सबसे बड़ी प्रायोरिटी मानी जानी चाहिए। और सारी स्ट्रेस इसी पे होनी चाहिए कि उसको कैसे मिले और किस तरह से मतलब बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी उसको रोटी मिले। सर, ये बीजेपी जो लगातार सवाल उठा रही है इसको लेकर के, क्या वो तर्क आपको पच रहे हैं अभी? नहीं, देखिए, मुझे तो कोई भी तर्क नहीं इसलिए पच सकता इस तरह का कि मेरे हिसाब से सबसे बड़ा काम जो है भूखे आदमी को रोटी खिलाना है। और अगर ये वाला बिल जो है खाद्य अध्यादेश जो है गरीब आदमी तक रोटी पहुंचा सकता है, जैसा मुझे लगता है पहुंचा सकता है। क्योंकि अगर मान लीजिए जैसे मैं देखता हूं 24-25 रुपए किलो गेहूं खरीदना जो है आम आदमी की बस की बात नहीं है। उसको अगर 2-3 रुपए किलो अगर गेहूं मिल जाता है तो मैं समझता हूं ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे ये भी लगता है कि बीजेपी को तो इस पर इसलिए नहीं कुछ करना चाहिए क्योंकि बीजेपी के 2 राज्यों में ऑलरेडी मतलब बहुत सस्ते दरों पे वो दे रहे हैं, 1-2 रुपए पे दे रहे हैं, तो उनको तो इसका कायदे स्वागत करना चाहिए था। ठीक है, सर सवाल पूछना चाहिए। श्याम जाजू साहब, आपके अपने स्टेट्स हैं जहां पर आप इस तरह की प्रणालियां पीडीएस छत्तीसगढ़ के अंदर भी लागू है, मध्य प्रदेश में भी है, तो आप जानते हैं जमीनी तौर पर चीजें कैसे होती हैं जब कम रेट पर अनाज मिलता है। तो क्यों इसके का विरोध आप लगातार करते जा रहे हैं? क्यों स्थिति खड़ी हो गई कि अध्यादेश लाना पड़ गया? बिल्कुल प्रदीप माथुर जी ने सही बात कही है। छत्तीसगढ़ सरकार ने सबसे पहले देश में इस प्रकार की खाद्यान्न सुरक्षा बिल का इंप्लीमेंटेशन शुरू किया और बहुत अच्छी तरह से उनका क्रियान्वयन हो रहा है। आज तो केंद्र सरकार के बिल में 5 केजी का प्रावधान है। वो एक परिवार को 35 केजी वहां अनाज दे रहे हैं। बहुत अच्छी तरह से उनकी वितरण प्रणाली है और देश में एक मॉडल के रूप में छत्तीसगढ़ ने पेश किया है। इसी प्रकार का काम मध्य प्रदेश में भी हुआ है। गुजरात में भी बीपीएल परिवारों को नीचे इस प्रकार की स्कीम सुविधा दी है। सवाल जिस प्रकार का माहौल बनाया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का इस बिल को विरोध है, यह नहीं है। आम आदमी को, गरीब के मुंह में कोई अन्न इस प्रकार का कानून से अगर जाना है और गरीब की कोई सुविधा उसमें होनी है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी उसके साथ खड़ी है। हमने इसका जो इंप्लीमेंटेशन सरकार जिस इंटेंशन से कर रही है उसको हमारा विरोध है। और सरकार ने इसके पहले क्या कम घोषणा की है क्या? यह सरकार ने 100 दिन में महंगाई हटाने की घोषणा की थी। हमारा क्या विरोध था क्या महंगाई हटाने के लिए? महंगाई तो हटी नहीं। और गरीबी हटाओ का नारा देकर इस देश की जनता को दिशाभूल करने का काम कांग्रेस क्या पहली बार कर रही क्या? 71 में भी जब इंदिरा जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ तो गरीबी हटाओ का नारा चला। आज 60 साल के बाद भी आजादी के गरीब कांग्रेस का हाथ गरीबों के साथ, ये नारा इनका आज ही चल रहा है। गरीब कायम गरीब है। बीपीएल परिवारों की संख्या बढ़ रही है और ये नाटक ऐसा कर रहे और लोगों के दिशाभूल कर रहे हैं कि हम आपके लिए कर रहे हैं और ये भाजपा हमें साथ नहीं दे रही। भाई ये संविधानिक संस्था है कि पॉलिटिकल माइलेज कहीं कांग्रेस ना उठा ले। बिल्कुल पॉलिटिकल माइलेज उठाने के लिए ही कांग्रेस ने इसका प्रावधान किया है। डर है आपको? नहीं तो ये 8 साल इनकी सरकार है, क्यों नहीं किया? 65 साल जिसकी इंतजार करते रहे, अभी एक 8-10 दिनों में सेशन शुरू होना है। लोग पार्लियामेंट में इसका बिल लाते, इसकी चर्चा करते, इसकी कमियां दूर करते, त्रुटियां दूर करते, सभी पार्टियां आपके साथ रहती, भारतीय जनता पार्टी भी रहती। हमने नहीं चलने दिया, ये एकदम गलत बात है। हमारे नेता प्रतिपक्ष सुषमा जी और अरुण जेटली जी ने गवर्नमेंट को पत्र देके ये बोला है कि ये खाद्य सुरक्षा बिल के लिए आप स्पेशल बजट प्रावधान करो, स्पेशल बजट बुलाओ, वो हम बिल पारित करा देंगे, उस पर चर्चा होगी, उसकी त्रुटियां कम होगी। तो पर आप ऐसी घोषणाबाजी से और नारों से देश की दिशाभूल हम नहीं होने देंगे। सर, तो वोट के लिए कर रही है कांग्रेस, आप मानते हैं ना इस बात को? फिर
बिल्कुल वोट के लिए कर रही है। जवाब ले लेते हैं। जिस योजना में 1,25,000 करोड़ रुपया लगना है जी, उसके लिए बजट में प्रावधान किया है 10,000 करोड़ का जी, और ये योजना क्रियान्वित करने वाले। ठीक है, चलिए हमारे साथ मूलचंद मीणा जी भी जुड़ चुके हैं, आपका स्वागत है सर। सुन रहे हैं आप, जाजू जी ने लगातार ये बात कही है, या आप पे आरोप है सीधा सीधा कि राजनीति इस पे की जा रही है, और ये आज हमारा मौजू भी है कि क्या वोट के नाम पर राजनीति की जा रही है। गरीबों को अनाज दिया जाए, गरीबों की भूख मिटाई जाए, इसको राजनीति कहना एक पाप है जी, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा ये रहा है कि देश के गरीबों को ज्यादा से ज्यादा गरीबी दूर हो, जल्दी से जल्दी दूर हो, गरीबों को फायदा मिले जी, इसलिए फूड बिल लाया गया। इस फूड बिल में कोई राजनीति नहीं है, कोई चुनाव भी नहीं है। जैसा ये संशय कर रहे हैं चुनाव हम जल्दी कराने जा रहे हैं, चुनाव 2014 में ही होंगे जी, और गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए कुपोषण की जो बीमारी है उससे छुटकारा मिलेगा, गरीब अनाज मिलेगा, टाइम से खाने को मिलेगा उनको। तो ये तो स्वस्थ परंपरा कांग्रेस की थी, उसको लागू किया हमने। टाइमिंग पर भी सवाल लोग खड़े कर रहे हैं कि क्या ये टाइमिंग सही थी, या आपको लगता है कि टाइमिंग पे सवाल खड़े करने पे क्या आप जवाब? ये फूड बिल लाने के लिए तो हमने कोशिश पहले भी, पिछले जो सत्र चला उसमें कोशिश की थी, हाउस ही नहीं चलने दिया। अब भी वही स्थिति होती, हाउस अब भी नहीं चलने देंगे ये लोग। आप इसलिए हमको फिर ये तर्क दिया जाएगा ना कि आप अश्विनी कुमार और उस पर जल्दी अगर आप कार्रवाई कर देते तो वो हाउस भी चल जाता। नहीं, अश्विनी कुमार उससे हाउस चलाने से उससे कोई संबंध नहीं होता। बीजेपी की नहीं, हाउस ठीक है, ये डिमांड क्या, हाउस बंद करने से डिमांड पूरी होती है। ठीक है, तो ठीक है, सही नहीं है। हमने हाउस बंद किया इसलिए इस्तीफे आए उनके, बंसल जी का और अश्विनी कुमार का। देखिए मैं यही हम हाउस नहीं बंद करते, इनका तो उद्देश्य यही है कि हाउस इसलिए बंद होगा, इस्तीफे हाउस बंद होने से हुए। ये तो कुछ भी कह सकते हैं, इनका कहना क्या है, गरीबों के ऊपर चर्चा होती, गरीबों के लिए जी फूड बिल आता, उस पर चर्चा होती। चर्चा की जो बात कर रहे हैं ये लोग, चर्चा ये इनका केवल विरोध करना है। अच्छा, पब्लिक का भला हो, गरीब का भला हो, उसका इनका उद्देश्य नहीं है। केवल विरोध करने का मतलब है कि कांग्रेस ने अब उद्देश्य, अब कहने लगे वोट के लिए। अभी साल भर है, चुनाव के इंतजार करो, साल भर वोट में क्या परिवर्तन होगा नहीं होगा वो अलग बात है। और कोई कानून बन गया, परिवर्तन होगा, वोट दे देंगे लोग। ठीक है, असीम खान साहब मैं आपको यहाँ पे लाना चाहूंगा। क्या आप तो देख रहे हैं जो दोनों ओर से मेन मुख्य विपक्षी पार्टी और सत्तारूढ़ पार्टी का तर्क वितर्क हुआ है, आप कैसे देखते हैं इसको? मेरा ये मानना है कि इस जो ये खाद्य सुरक्षा बिल है, इस पे जो राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो अभी हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रदीप माथुर जी ने जो कहा, मैं इनकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि आज जो गरीब है बहुत गरीब होता जा रहा है। ये दो तरह का भारत है, एक अमीर भारत है, एक गरीब भारत है। आज इस गरीब भारत के बारे में सोचने पे जो आज जो ये खाद्य सुरक्षा बिल आया, उसके पेट में रोटी हो, एक परिवार का 3,000 रुपये मासिक आय है उसका, और उसके 5, 4, 6 बच्चे हैं, उनके सोचने की जरूरत है, उनके पेट में अनाज जाने की जरूरत है। हम लोग इसका, लोक जनशक्ति पार्टी का भी मानना ऐसा है कि ये खाद्य सुरक्षा बिल के हम लोग पक्षधर हैं, और ये रोटी गरीब तक पहुंचे, और खासतौर से साफ नीयत से पहुंचे। क्योंकि यहाँ हमारे पास इस देश में नीति की कमी नहीं है, हमारे पास जो कमी है वो हमारे नीयत की कमी है, तो उसमें सुधार होना चाहिए। और ये जो इसका जो वितरण की जो प्रणाली है, वो जैसे भी सरकार उसको लागू करेगी, जिस भी आधार पर हो, चाहे वो राशन कार्ड बीपीएल हो, एपीएल हो, जिस भी आधार पर होगा, वो सरकार के पास, उसके पास बहुत सारी पॉलिसी होंगी और वो लागू होंगी। और मैं समझता हूं कि इस देश के कोने कोने में जहां तक गरीब गुरबा हमारे इस देश में बसा हुआ है, उस तक इस खाद्य सुरक्षा बिल का फायदा पहुंचना चाहिए। मीणा साहब, क्या आपको नहीं लगता 100 दिन के अंदर ये बात कही गई थी कि समय सीमा में इसको ला दिया जाएगा? 4 साल तक आप लोग भी तो बैठे रहे, आप भी इंतजार करते रहे। किस दिन का आप इंतजार कर रहे थे? अगर आज विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है तो क्यों ना खड़े करे? आपके साथ तो आप ही के लोग नहीं है। ऐसी बात नहीं है। शरद पवार जी भी संकेत दे चुके हैं, मुलायम सिंह यादव कहते हैं हम सरकार गिरा देंगे। हमने शरद पवार ने क्या कहा है? शरद पवार जी का बयान आया है, अगर शरद पवार जी ने भी संकेत इस बात के दिए हैं कि सरकारी खजाने को होने वाले घाटे को लेकर कई बार वो चिंता भी जता चुके हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन शरद पवार तो कैबिनेट में था, जिस कैबिनेट में पास हुआ है जी, ऑर्डिनेंस पास किया पड़ गया उनको सर। कैबिनेट थे, उस कैबिनेट में थे, कैबिनेट में पास किया उन्होंने। उस कैबिनेट में क्यों नहीं कहा उन्होंने? तो एग्रीकल्चर मिनिस्टर है वो, उनके अपोजिशन जी। तो सर ये लगता है आपको कि सवाल तो उठाना लाजमी है जब इतना वक्त सरकार अगर नहीं, सवाल उठाने वाले उठाते हैं, ठीक है, सब चीजें एक साथ ही नहीं हो सकती थी जी। कई कानून दूसरे भी काम किए हमने, 4 साल में काम किए, ये भी कर रहे थे हम। तो पिछले सेशन कब से नहीं चल रहे, 2-3 सेशन ऐसे चले जी, चलने ही नहीं देते पार्लियामेंट। पास कैसे हो गए? सारे बिल अच्छे इंपोर्टेंट बिल रह गए कई, अभी बिल और भी ऑर्डिनेंस लाने की कोशिश करेंगे उसमें भी। नहीं तो ये बिल पास कराए, पार्लियामेंट चलने दे,
सुरक्षा, ये खाद्य सुरक्षा बिल के ऊपर चर्चा कराएं। नहीं, क्यों विरोध हो रहा है इसलिए आप अपना सुझाव दें। विरोध लगातार हो रहा था इसीलिए आप अध्यादेश लाएं। नहीं, क्या करते? गरीबों को फायदा तो देना ही था। गरीबों का उनके पेट का उसूल है गरीबों को। गरीब के पास अनाज पहुंचे, उसके बच्चे कुपोषण से मुक्ति मिले उनको। इसलिए इसको जब हाउस में चर्चा हो कि बिल पास नहीं हो सकता, इसलिए ऑर्डिनेंस लाने की आवश्यकता। ठीक है, चलिए, ये आपकी बात रही। और छोटा सा ब्रेक यहां पर मुझे लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद श्याम जाजू जी आपके पास में आऊंगा और वहां से चर्चा की मैं शुरुआत करूंगा कि क्या ये भूख के ऊपर राजनीति नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो कितना फायदा आप इसके अंदर देख रहे हैं, या कितना फायदा या फायदा किस स्तर पर देखा जा रहा है, इस पर हम बात करने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और ये है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। मजबूत इरादे, बढ़ते कदम के साथ चैनल 1 न्यूज अब एक नए रूप में। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद में। श्याम जाजू साहब, जरा आप समझाइए, भूख पर राजनीति नहीं है तो क्या है? यहां पर तो अब तमाम तर्क यही दिए जा रहे हैं कांग्रेस के द्वारा कि भाई आम आदमी, एक गरीब तबका जो है, 67% की जो लगातार बात हो रही है, लगभग 81 करोड़ लोगों को इसका फायदा, गरीबों को इसका फायदा मिलेगा। तो ये फायदा मिलने दीजिए ना, क्या दिक्कत है? बार बार कांग्रेस वाले ये जो पार्लियामेंट बंद करने की जो बात कर रहे हैं जी, मैं पूरे देश जानता है। एक सेशन हमने पूरा बंद किया, वो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन करो। उसमें 2G 3G के सब घोटाले CAG ने जो एक्सपोज किए थे, उसके लिए इसका गठन करो और पार्लियामेंट चलाओ। उन्होंने वो गठन किया नहीं, और सेशन खत्म होने के बाद ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन किया। ये फैक्ट पूरे देश जानता है। दूसरा सेशन हमने बंद किया कि अश्विनी कुमार का और बंसल जी का इस्तीफा लो। वो इस्तीफा होने दो और काम शुरू करो। वो इस्तीफे उन्होंने दिए नहीं, और सेशन खत्म हुआ और उसके बाद इस्तीफे लेने पड़े कांग्रेस को, ये जानते हैं। तीसरा सवाल रहा ये फूड सिक्योरिटी बिल का। इस बिल के बारे में भारतीय जनता पार्टी ये पहली पार्टी है, उन्होंने इसका स्वागत किया। गरीबों का चिंता होनी चाहिए। इतनी देर से के होना, सत्ताधारी पार्टी को 65 साल के बाद गरीबों की चिंता ध्यान में आई होगी तो हम उनके साथ खड़े रहेंगे। इस विषय पे बिल्कुल राजनीति नहीं होनी चाहिए, यह हमारा मत है। इसके लिए स्पेशल आप सेशन बुलाओ, यह हमारी डिमांड है। यह हमने की। क्यों नहीं बुलाया सेशन? अभी 15 दिन बाद सेशन होना है। यह अध्यादेश जारी हुआ, राष्ट्रपति के पास साइन के लिए गया, इसको वापस दोनों सदनों में सैंक्शन के लिए आना है। इतना अगर सेशन में आना ही है तो इतनी जल्दबाजी क्यों है? इसमें कांग्रेस का इंटेंशन हमें साफ नहीं दिखता है। केवल लोगों को नारों से आप बुद्धू बनाएंगे और पूरे देश के दिशाभूल करेंगे, ये लोगों से धोखा हम होने नहीं देंगे। इसलिए जनता की लड़ाई हम लड़ रहे, हम भूख पर राजनीति नहीं कर रहे। ये कांग्रेस वालों को ध्यान में रखना चाहिए। आज तक कितनी स्कीमें उन्होंने की और उसका क्रियान्वयन नहीं हुआ। भाई इसका पैसा कहां से आएगा? जो लाभार्थी है उनकी सूचियां तैयार नहीं है। बीच में क्या सब्सिडी की इन्होंने घोषणा की, हमने उसको विरोध किया। क्यों? अधूरा होमवर्क करके आप कौन सी योजना क्रियान्वित कर सकते हो? बैंक में लोगों के खाते खुले नहीं है और लोगों को हम बैंक के खातों में पैसा जमा करेंगे, इस प्रकार की घोषणा कर रहे हो। आज भी उसकी खामियां सब लोग देख रहे हैं। हमारा यह कहना है, यह बिल का हम स्वागत करते हैं। इसके सभी खामियां त्रुटियां दूर कर आम गरीब की चिंता होनी चाहिए, यह भारतीय जनता पार्टी का मत है। अगर यह नहीं होता तो हम छत्तीसगढ़ में क्यों करते, मध्य प्रदेश में क्यों करते? तमिलनाडु सरकार 20-20 केजी चावल फ्री में दे रही है। हमारा छत्तीसगढ़ सरकार नमक फ्री दे रहा है।
₹1 केजी दे रहा है, आप तो ₹5 केजी देने वाले हो। बीपीएल परिवारों की सूची नहीं है, पैसे का प्रावधान नहीं है। कृषि मंत्री शरद पवार ने इसका ओपनली विरोध किया था, कैबिनेट में वो क्यों नहीं बोले? कांग्रेस मंशा आपको नहीं समझ में आ रही है सर, मंशा समझा दीजिए जरा। अब आपकी समझ में, इसलिए अब बार बार कहने से क्या फायदा है जाजू जी, आपको पता ही नहीं है कि बीपीएल की सूची तो सारे देश की कंप्लीट है, आपको पता ही नहीं। तो केंद्र सरकार के सूची नहीं बोला है कि हाँ, लेकिन आप जबरदस्ती बीपीएल परिवार की सूची तैयार नहीं है। बहुत अच्छी बात है, आपने एक बात कही थी कि मैं स्वागत करता हूं। अच्छा, बीजेपी वाले स्वागत करें, सपोर्ट करें तो अच्छी बात है। हो सकता है इनके बीजेपी के प्रदेश में आम जनता की लड़ाई हम लड़ते हैं। आम जनता के लिए जो कोई कल्याणकारी योजना देश में आएगी, आम जनता का आपको पता ही नहीं है। आम जनता की केवल आप तो पूंजीपति और बड़े लोग हैं, जो पूंजीपति हैं, बड़े लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, उनकी राजनीति करते हो आप लोग। गरीब की सुधारणी, गरीब का एक बिल आया, उसी का विरोध करना शुरू कर दिया आपने। इससे क्या आप गरीब का भला सोचते हैं? देश की जनता जानती है, अगर चुनाव समय पे भी हुआ तो अगला बजट ये लास्ट बजट है चिदम्बरम जी का। चिदम्बरम जी अनुपूरक तो हम भविष्यवक्ता हम नहीं है, भविष्यवक्ता हम भविष्यवक्ता नहीं है, इस देश की जनता भविष्यवक्ता बनेगी। आप प्रोविजनरी बजट में वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, भविष्यवाणी आपके कहने से, आपके मुंह से कुछ भी कह सकते हैं आप। सर सबसे बड़ी परेशानी आपकी इस पूरे बिल को लेकर के क्या है जाजू साहब? अगर एक सवाल मैं आपसे ये करूं, थोड़ा और इस बहस को जरा पारदर्शी हम बनाएं और एक पटल पर लाने की कोशिश अगर करें, तो एक ऐसी सबसे बड़ी परेशानी क्या आपको यही लगता है, जैसा कि बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह आपके अध्यक्ष जो कहते हैं कि ये जो पूरा है जल्दबाजी में पूरा ये पास किया गया, इसमें कुछ संशोधन की जरूरत थी, क्या आप यही आपका सबसे बड़ा पॉइंट है इसके अंदर? निश्चित रूप से कोई भी योजना कितनी भी अच्छी हो जी, उसके क्रियान्वयन की अच्छी मशीनरी अगर खड़ी नहीं है, उसका होमवर्क ठीक नहीं हुआ है, उसके लिए पैसे का प्रावधान नहीं है और ये कोई यंत्रणा ठीक काम नहीं करेगी, ऐसा सबका मत है। देश के बड़े बड़े 15 राज्यों ने इसको विरोध किया है और ये राज्य सरकार के माध्यम से आपको चलानी है। जो राज्य सरकारें ठीक चला रहे उन्होंने भी विरोध किया कि भाई हमारा ठीक चल रहा है, आप क्यों हस्तक्षेप कर रहे हो? केवल ये श्रेय की लड़ाई है, वोटर को लुभाने का ये है कि हम आपके लिए ये कर रहे हैं और हमें वोट दो। पिछले टाइम लोन का हम लोन मुफ्त कर रहे हैं, कितने किसानों का लोन वेव हुआ है इस देश में? हुआ ही नहीं। पर घोषणाबाजी करके इस देश को बहकाने का और दिशाभूल करने का काम कांग्रेस आज तक करती आई है। मीना साहब, क्या आपको लगता है ये बिल आपको लगता है पास हो पाएगा अगर आता है पटल? जाजू जी, यदि गरीबों के सपोर्ट में ये लोग रहेंगे तो बिल पास होगा। राज्यसभा में तो सर नंबर्स भी नहीं है आपके पास। नहीं, नंबर नहीं है, फिर भी पास होगा, क्योंकि विरोध इसका करेगा कौन? गरीब का विरोध केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकते हैं, दूसरे लोग मुलायम सिंह जी ने विरोध किया है। गरीब का कोई विरोध कौन करे? सत्ता में पार्टी है, जब गरीब को कुछ मिल रहा है, आज इनको दर्द हो रहा है इस बात का। तो जाजू जी को एक बात जाजू साहब कह रहे हैं, जाजू जी को एक बात समझ में आनी चाहिए कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। नरेगा की रोजगार गारंटी कार्यक्रम की सोनिया गांधी ने बात की, वो लागू किया। आज फूड सिक्योरिटी बिल की सोनिया गांधी ने बात की, वो लागू की और लागू होगी और पास भी होगा। इनको पास करना पड़ेगा, क्यों? गरीब गरीब की आवाज जब इनके आएगी, जब समझ में आएगा धीरे धीरे इन लोगों के। माथुर साहब, क्या लगता है इस बिल का हाल लोकपाल की तरह नहीं हो जाएगा? नहीं, मैं नहीं समझता इसका हाल ऐसा होगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक तो मुझे इसका बड़ा दुख है कि जो एक ऐसी चीज जिसके बारे में एक बिल्कुल राजनीतिक दलों में एकता होनी चाहिए थी, वो एक डिबेट की बात हो गई है, कंट्रोवर्सी की बात हो गई है। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि गरीब को भोजन मिले। मैं समझता हूं ये वाली बात राजनीति से ऊपर होनी चाहिए। लेनिन ने कहा है कि क्वेश्चन ऑफ माई ब्रेड इज रियल एंड मटेरियल टू मी, क्वेश्चन ऑफ माई नेबर्स ब्रेड इज एकेडमिक टू मी। कि मुझे रोटी मिले ये तो आवश्यक चीज है, पड़ोसी को मिले इसके बारे में हम लोग सोच विचार कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आज गरीब को जो रोटी मिलने की जो बात है, ये ओवर राइडिंग प्रायोरिटी होनी चाहिए हर एक पॉलिटिकल आदमी की। मतलब इसमें जो ये बातें कही जा रही है कि सरकार को मतलब सब्सिडी का बोझ पड़ेगा, जैसे राजनाथ सिंह भी ये आलोचना के बिंदु। देखिए, ऐसा है कि सब्सिडी का बोझ पड़ा है, मैं कहता हूं देश का खजाना खाली हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब सब्सिडी क्या है? अगर गरीब आदमी को आप रोटी मिल सकते तो क्या है? मतलब अगर देश जो है क्या करना चाहिए, उसको उधार लेकर भी गरीब को खिलाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आई थिंक इट इज वेरी वो सब्सिडी क्या होती है? मतलब सब्सिडी किसके लिए होती है? देश किसके, क्या रईसों के लिए है देश है क्या? आप तमाम बड़ी बड़ी चीजों को सब्सिडाइज देते हैं। तो मैं तो समझता हूं कि ये इस लेवल पे कि ये फाइनेंशियली वायबल नहीं है, ये गलत बात है।
ये राजनीति चलिए, राजनीति करना कोई वो भी नहीं है, पर इस पे सकारात्मक रचनात्मक राजनीति भी नहीं हो रही। असीम खान साहब, क्या आप ये मानते हैं कि इस पे राजनीति, चूंकि राजनीतिक दल है तो कहीं ना कहीं कोई स्टैंड लेता ही है और उसको देखने का नजरिया भी शायद अपना अपना हो सकता है? इससे उठकर इनको ये सब चीज देखना चाहिए। सब्सिडी का मामला जैसे बोला है कि आज देश के जो हमारे उद्योगपति है उसको भी सिलेंडर उसी दाम पर मिलता है, गैस का सिलेंडर, और एक आम गरीब को भी उसी दाम पर मिलता है। इसमें देश में बहुत सारी चीजें हैं, खामियां हैं, तो इस स्कीम को लागू करने के लिए इन सब चीजों को भी हटाना होगा। और मैं समझता हूं कि जो अभी हमारे सभी साथियों ने चर्चाओं में कहा कि ये गरीब का सवाल है, इस गरीब के सवाल को लेकर हर पार्टी को, चाहे वो राजनीतिक पार्टी हो, चाहे मतलब देश की छोटी से लेकर बड़ी पार्टियां हो, उनको सबको एक साथ मिलकर एक गरीब के पेट में अनाज पहुंचे, ये हम लोगों की प्राथमिकता होनी चाहिए। देखिए, मैं एक बार और भी आपसे कहना चाहता हूं यहाँ पर कि जैसे तमाम चीजें हैं, होमवर्क नहीं हुआ, ये सब नहीं हुआ, मैं इन बातों से एग्री कर सकता हूं, लेकिन देयर इज समथिंग कॉल्ड बैकवर्ड लिंकेजेस। आपने काम शुरू कर दिया, जब आपने एक सही काम शुरू कर दिया, उसकी खामियां आप देखते जाएंगे, करते जाएंगे आगे। हम उद्योगपतियों के मतलब उनके लोन माफ करते हैं उन पे, तो इसलिए गरीबों के लिए जो देश बना है, गरीबों की तो भी वोट का अधिकार भी है, उन्हीं के पास भी तो वही कीमत है उस वोट की। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी, आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद चर्चा हमारी लगातार जारी है। श्याम राजू साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि क्या ये जो सियासी जमीन आपकी लगभग अब खिसकती जा रही है, उसका नतीजा तो नहीं दिख रहा? आप बार बार जो बात कह रहे हैं कि जल्दी चुनाव हो जाएंगे, सुषमा स्वराज जी भी कहती हैं, या इस मुद्दे के ऊपर जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स आ रहे हैं तमाम आपके पार्टी के नेताओं की ओर से, क्या दर्शा रहा है सर? एक प्रकार से यह संकेत ही कांग्रेस दे रही है कि उनको सेशन होने तक के भी इंतजार करने का उनके पास समय नहीं है, इसलिए वो अध्यादेश ला रहे हैं। अगर सभी पार्टियों की सहमति लेनी है, सभी मुख्यमंत्रियों से बात करके कोई स्कीम लानी है, तो उसके लिए क्यों मीटिंग कॉल नहीं करी आपने? सबका कंसेंसस लेकर निर्णय करने की कोई प्रक्रिया है डेमोक्रेसी में। सभी पक्षों का अपना अपना एक कोई एजेंडा है, उसके लिए कोई होमवर्क करेंगे नहीं, लोगों को साथ लेकर चलेंगे नहीं, और ऐसा अध्यादेश थोपकर श्रेय लेने की कोशिश करेंगे कि अकेले कांग्रेस को इस देश की चिंता है। जो कांग्रेस 65 ईयर से 70 साल से देश में राज कर रही है,
70 साल इनको लगे कि गरीबों के अनाज की चिंता करते करते, और आज उनको दे रहा है, दुरुस्त है, आज उनके ध्यान में आ रहा है, और इस प्रकार का अधूरा काम करके उनको ऐसा लगता है कि इस देश की हम समस्या खत्म कर देंगे। हमारा सवाल ये कार्य पद्धति से है, हमारा सवाल ये क्रियान्वयन पद्धति से है। गरीबों को सुविधा देना और कल्याणकारी राज चलाना, यह हमारा भी मकसद है। गुजरात ने एक रोल मॉडल प्रस्तुत किया है पूरे देश में, हमारे भी राज्यों में हम ये सभी सुविधाएं देते हैं। तो कांग्रेस वाले चर्चा करने के लिए क्यों हिचकिचाते हैं? उनके पार्टी में जो सहयोगी दल है वो मुलायम सिंह यादव उनके साथ नहीं है। बड़े बड़े 15 राज्यों ने अगर विरोध किया तो उनका भी विरोध तो समझना चाहिए। कोई भी मुख्यमंत्रियों की मीटिंग में अभी तक इसकी चर्चा नहीं की जी, और अध्यादेश जारी कर रहे हैं। इस प्रकार के लिए हमारा विरोध है। बाकी गरीबों के कल्याण तो हम भी करना चाहते हैं, बिल्कुल हम गरीबों की लड़ाई लड़ते हैं। आप जवाब देना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, श्याम जाजू जी, आपको भी पता होना चाहिए, चिदम्बरम और शिंदे साहब दोनों की ड्यूटी लगाई गई थी। सब विपक्ष के दलों से बात की जाए, सिक्योरिटी बिल पर सहमति बनाई जाए, कोशिश की थी। आपको याद नहीं है, इसलिए आप कह रहे हैं कोशिश की, आप लोगों ने उसका सहमति नहीं दी। इसके बाद मजबूरी में लाना पड़ा ये तो अध्यादेश। न हमारी कोशिश थी कि स्पेशल सेशन बुला लिया जाए, सहमति बन जाए तो स्पेशल सेशन होता, उसमें फूड बिल पास होता, लेकिन आप लोगों ने उसमें सहमति नहीं दी। तो अब क्या है, सिक्योरिटी बिल लाए, इसलिए इसको क्या है, हमने ऑर्डिनेंस इसलिए लाया गया था कि भाई आपने सपोर्ट नहीं किया, अब हाउस में सपोर्ट कर दीजिए, पास हो जाएगा। अच्छा है, चलिए वो तो खैर वक्त तय करेगा, तब पार्लियामेंट चलती भी है कि नहीं, एक बड़ा सवाल है। पर माथुर साहब, चलिए मान लीजिए ये बिल अगर आता है और गिर भी जाता है, या वैसी स्थितियां, चूंकि जो दुर्भाग्यपूर्ण या जो भी कहें, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी अपनी अपनी ओर से बयान देते रहते हैं, तो अगर ये बिल गिरने की स्थिति पे भी आ जाता है तो भी फायदा तो कांग्रेस को ही है। नहीं, मैं नहीं समझता ये बिल गिरेगा, क्योंकि इसमें संशोधन की बात तो की जा सकती है, लेकिन कोई भी पार्टी जो है इसका जो है विरोध इस तरह नहीं कर सकती। जैसे आपने सुना, अभी बीजेपी वाले भी कह रहे थे कि इसकी स्पिरिट को वो लोग अप्रिशिएट करते हैं, सब है। तो मैं समझता हूं जो पार्लियामेंट में डिस्कशन होगा उसमें ये कहा जाए कि इस बिल में क्या क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्या गवर्नमेंट को और करना चाहिए, क्या संशोधन की बात है। तो मैं बिल के गिरने की तो स्थिति की कल्पना नहीं कर सकता। पर ये जो बातें लगातार है, क्या ये जो सियासी जमीन खसकने की बात हो या पॉलिटिकल माइलेज की बात, क्यों कह रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि अगर सियासी जमीन मान लीजिए किसी पार्टी की खिसक रही है या क्या नहीं है, अगर जैसे बात आप कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ बिल की वजह से थोड़ी और तमाम फैक्टर्स हैं, मतलब, और इलेक्शन की जो भी हवा है वो उसको अभी से समझना मुश्किल है, क्योंकि अभी तो काफी टाइम है, सब है ये वो। हाँ, ये सही बात है कि ये वाला बिल जो है एक कांग्रेस पार्टी को, एक गरीब लोगों के बीच में एक डेफिनेट एक एडवांटेज देगा, लेकिन मैं समझता हूँ इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि पावर में होती है सारी दुनिया में, वो कोई ना कोई ऐसा काम करती है जिससे कि लोग खुश होकर अगले चुनाव में परेशान हो रही है इस बात को लेकर। नहीं, बीजेपी की तो अब मैं क्या बताऊं, मतलब अब देखिए इसमें ऐसा है ना कि अगर इनसे कुछ बोला जाए तो ये लोग फौरन कहने लगते हैं कि आप तो अब एंटी बीजेपी हैं, तो आप प्रो कांग्रेस हैं, ये है। तो मेरे जैसे पत्रकार के लिए बड़ी मुश्किल बात हो जाती है कि इसके बारे में क्या करूं, मतलब तो मैं अब क्या कहूं आपसे, मतलब। लेकिन जो पूरी जो इनका जो तर्क है, मैं उसका कोई लॉजिक ही नहीं समझ में आ पा रहा हूं, मतलब ये सब है। ये वाला जो आप जो गरीब की बात कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अब जैसे कह रहे हैं कि कांग्रेस को जो है 70-60 साल बाद जो है गरीब का ध्यान आया, तो मैं भी कह सकता हूं कि भाई आपकी पार्टी जो 52 में बनी तो 50 साल तो आप वो बंदरी बनवाते रहे, मतलब आपको जो है 5 साल पहले विकास की बात ध्यान में आई, मतलब इससे पहले तो विकास की बात करी नहीं बीजेपी ने कभी। 5 साल पहले विकास की बात करी, पहले तो आप वो मंदिर और हिंदुत्व और वही सब आर्टिकल 370 में लगे रहे, मतलब। तो ये कोई अगर आज कोई काम अच्छा करा जाए तो अभी थोड़ी कह सकते हैं कि पहले क्यों नहीं किया। ये तो बड़ी बेवकूफी की बात है ना। अब आप मुझसे कहेंगे आज आप तो अपने बड़ा अच्छा आर्टिकल लिख दिया, पत्रकार है, आपने 20 साल पहले क्यों नहीं लिखा था? अरे देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रोथ एंड ऑल दैट। तो अगर आज भी पार्टी जो है, गवर्नमेंट जो है, अगर अच्छा बिल ला रही है तो उसमें दिक्कत क्या है? ये क्या उलाना देना कि साहब 60 साल से आपने नहीं किया? तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि आपने ये सब किया, मतलब ये क्यों तर्क दिया जाता है बार-बार? वी डोंट लिव इन द पास्ट। क्या हो रहा है पीछे 60 साल पे चले जाते हैं, तो इसकी आवश्यकता ही नहीं है, मतलब ये दूसरी बड़ी अजीबी तरह की नेगेटिव बात है। फिर ये कहना, जैसे मैंने कहा कि साहब वो बिल में जो है क्या करना चाहिए, होमवर्क नहीं हुआ, सब है। तो जैसे मैंने आपको बताया समथिंग कॉल्ड बैकवर्ड लिंकेज, जब आप काम शुरू करते हैं तो उसकी तमाम जो कमियां आपकी समझ में आती है, तो धीरे धीरे आप उसको पूरा करते हैं, मतलब ये सब। तो मैं समझता हूँ जो पूरी बात है इसमें कोई इसका लॉजिक जो है मुझे, आई एम सॉरी कि मुझे नहीं मिल रहा, मतलब ये सब। तो ये जो हमारे जो है क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि बीजेपी को एक ज्यादा पॉजिटिव वो करना चाहिए, अप्रोच लेना चाहिए।
और एक नकारात्मक बैकफायर करेगी इमेज इनके ऊपर। अगर ये है तो बैकफायर करेगी, तब तो इनको नुकसान होगा, क्योंकि देखिए मैसेज ये जाएगा, चाहे ये लाख उसको वो करें, आम गरीब आदमी को मैसेज ये जाएगा कि ये लोग जो है क्या करना चाहिए, फूड के बारे में ला रहे हैं। और मैं समझता हूं ये कांग्रेस तो चतुर लोग है ही, मतलब इन्होंने इतना साल शासन किया, ना पॉलिटिक्स आती है, तो मैं समझता हूं कि इन्होंने एक बड़ा वाइस पॉलिटिकल मूव लिया है, या क्लेवर कहना चाहिए मुझे, वाइस तो राइट वर्ड नहीं है, क्लेवर पूरे जितना ही अपोज करेंगे उतना ही एलिनेट होंगे। मतलब असीम खान साहब, एक बात जरा बताइए, ठीक है बीजेपी कर रही है, पर सरकार के अपने लोग भी तो उनके साथ नहीं है। जो बात देखिए ना, जो आप एक पॉलिटिकल कंसेंसस की बात आ रही थी, कांग्रेस के अंदर ही अगर हम बात करें, यूपीए के अंदर ही ये स्थिति नहीं बन पा रही है, बहुत मुश्किल हो रहा है इसको लेकर के। नहीं, ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उसमें बैठकर ये कुछ जैसी विभिन्न पार्टियां हैं, चाहे वो उसमें समाजवादी हो, जैसे शरद पवार जी की बात जो आप कर रहे हैं, वो कृषि मंत्री हैं, वो अच्छे जानते हैं, लेकिन देश का इतना अनाज अपना गोडाउनों में सड़ जाता है, उसकी कोई चिंता नहीं है। आप इतना गरीबों के लिए वो पेट में जाएगा या उसकी सही तरीके से उसको बारदाने नहीं है, लेकिन वो सब चीजें होंगी तो सब ये सब जो अनाज हमारा जो देश का खराब हो रहा, कह रहे कहां से लाएंगे, पैसा कहां से लाएंगे। अरे आप देश आज हम लोग कहां पहुंचे हुए हैं, अब ये सोच रहे हैं सब्सिडी की और इसकी उसकी, हम लोग जने किस किस गरीबों को खिलाने के लिए पैसा कहां से लाएंगे। हाँ, अब लोग टैक्स पेयर हैं और लोग हैं, कितनी सब्सिडी में कितने लोगों की स्कीम्स हैं, कितने बहुत सारी लोगों के मतलब स्कीमों के माध्यम से हम लोग सरकार बहुत पैसा पहुंचाती है। ये जरूरी है कि तालमेल एक स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तालमेल जरूर होगा। वो सारे हैं, जैसे अभी ये जिक्र कर रहे थे कि गुजरात में इनकी सरकार रही 15 साल, गुजरात में तो आज तक आपने नहीं लिया, छत्तीसगढ़ को आप कह रहे हैं, मध्य प्रदेश को आप कह रहे हैं, ये सब वोट की राजनीति कर रही है बीजेपी और इसमें कुछ नहीं है। 710 लाख टन जो है गेहूं भी पड़ा है, कितना भी खर्च कर लीजिए बहुत है। हम लोग कृषि, हमारे यहाँ पर कृषि मेन उपाय है। 25 करोड़ टन होता है, 6 करोड़ टन चाहिए आपको, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। मतलब और होगा जब आप ये सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी बिल आएगा, किसान उसमें अपना धान की जगह धान, गेहूं और बहुत सारी चीजें हैं जो गन्ने को कम करने के बाद उसको पैदा करेगा। 710 लाख टन मीट्रिक टन लगभग गेहूं पड़ा हुआ है, जैसा कि माथुर साहब भी कह रहे हैं, थोड़ा और आ जाएगा, उसके अंदर ऐड भी हो जाएगा, क्या फर्क पड़ने वाला है उससे? सवाल, आज भी देश में राशन रखने की जो सुविधा है सरकार के पास जी, वो गोदामों की क्या स्थिति है? ये कोर्ट ने 2011 में आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने जी, सुप्रीम कोर्ट ने यही यूपीए सरकार को आदेश दिया था कि ये जो सड़ रहा है अनाज, ये गरीबों के मुंह में जाने दो, इसका आप फ्री वितरण करो। उसका क्यों क्रियान्वयन किया नहीं 2 साल में? 2011 में मध्य प्रदेश के अंदर भी बारदाने नहीं ला पाए थे, उसका कुछ नहीं किया इन्होंने, वहां भी खराब हुआ। यानी आज की हमारी व्यवस्था हम ठीक करने के लिए कुछ नहीं करेंगे और केवल नारेबाजी करेंगे, उसके पैसे का प्रावधान नहीं, किसानों को हम किस प्रकार से हम वो एक्वायर करेंगे ये धान, उसका कोई नियोजन नहीं, कोई लोगों से होमवर्क करेंगे नहीं, और केवल हम घोषणा करके ये लोगों के ये करेंगे, इस प्रकार का काम सक्सेस होने वाला नहीं है। और जो सक्सेस नहीं होगा, इसका हम आज एक विपक्ष के रूप में हमारी भूमिका बनती है कि सरकार को सतर्क करना, जनता को अलर्ट करना, यह हमारा काम बनता है। इसलिए केवल श्रेय की लड़ाई ये नहीं है, ऐसा मैं मानता हूं। विपक्ष में बैठे रहेंगे फिर। अब माधव साहब, ये बात जो राजनाथ सिंह ने भी कही कि जुलाई के तीसरे हफ्ते में जो शायद सत्र शुरू हो रहा है, जब सत्र शुरू ही हो रहा था तो जल्दबाजी करने की क्या जरूरत है? तो ये जल्दबाजी वाला जो मैटर है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है कि मैं ये तो क्यों जल्दबाजी लग रही है बीजेपी को? नहीं, देखिए ऐसा है कि एक बात तो हमको समझनी चाहिए कि जो हमारी कोalition पॉलिटिक्स है जी, इसमें कई तरह के स्वर आते हैं, कई तरह के लॉजिकल स्वर भी आते हैं, कई पॉलिटिकल और वोट वाले स्वर भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो ये सब बात है। तो मैं समझता हूं कि शायद जो इसका जो अपोजिशन था उसमें कई तरह की इस तरह के कॉन्ट्रडिक्शंस थे। तो मुझे लगता है कि ये जल्दबाजी की तो बात नहीं है, क्योंकि पिछले सेशन में आने की बात थी, इससे पहले भी था, इस पर काफी दिनों से वर्क हो रहा है। चाहे जाजू साहब कुछ भी कहें, लेकिन गवर्नमेंट इस पर काफी होमवर्क कर रही है, मिनिस्ट्रीज वगैरह बहुत काम कर रही है मदरसा में। तो मैं समझता हूं शायद कांग्रेस ने सोचा होगा कि ऑर्डिनेंस ला करके हम ये करेंगे कि कोई भी अपोजिशन जो उसका पीएम पे कर देंगे। मतलब जैसे अगर ऑर्डिनेंस आ गया, लोगों को मिलने लगे, तो आप कोई इसको अपोज नहीं कर पाएगा। तो शायद ये उनकी एक क्या एक एनडीए के जिस तरह से अभी बिखराव कुनबे का लगातार देखा जा रहा है, जेडीयू भी अब अलग हुई और अब एक अलग समीकरण लगातार बन रहा है, कि ये भी देख करके इसमें इंप्लीमेंटेशन किया गया हो? नहीं, मैं नहीं समझता। ये एक ब्रॉड पॉलिसी ये सोची गई होगी कि
मान लीजिए शायद अब देखिए आप इसको पहले देखिए, रिजर्वेशन की बात देखिए, वीपी सिंह साहब ने एक सडनली जो है बैकवर्ड क्लास के लिए रिजर्वेशन का कोटा है वो कर दिया, उसका बड़ा पोजीशन हुआ। आप तो शायद बहुत छोटे रहे होंगे तब, लेकिन जो आप लोगों को याद है कि उसका इतना पोजीशन हुआ, तमाम कुछ सब हुआ सब है। लेकिन बाद में यह है कि अच्छा वीपी सिंह साहब की गद्दी भी इस चक्कर में गई, लेकिन आप उसको हटा नहीं पाए बाद में। तो ऐसा होता है कि आपने एक प्रोग्रेसिव मूवमेंट एक बार कर दिया तो फिर जनता के हक में कोई फैसला कर दिया तो फिर उसको वापस नहीं लिया जा सकता। तो कांग्रेस ने शायद सोचा होगा कि अगर हम लोग ऐसा एक ऑर्डिनेंस ले आते हैं तो उसको कोई अपोज नहीं कर पाएगा और वो बाद में उस पर मोहर लगी जाएगी पार्लियामेंट की। जाजू साहब, क्या इस बात से आप इत्तेफाक रखते हैं कि आपके जो कुनबे का लगातार बिखराव हो रहा है उसको भी मद्देनजर रखा है कांग्रेस ने और इसीलिए जल्दी लाया गया है? क्या मानेंगे आप इस बात को? ऐसी बातें कर देते हैं तंग करने के लिए। एनडीए के कुनबे का बिखराव हो रहा है कि कांग्रेस की पार्टियां उनको छोड़ के जा रही है, बाद में फिर इनकम टैक्स की रेड करके वापस डीएमके को साथ में जोड़ो, इस प्रकार का सब उनको भी करना पड़ रहा है जी। मुलायम सिंह साथ में नहीं है, एफडीआई के बारे में बाहर विरोध करते हैं, अंदर वापस सपोर्ट उनका लेता है और मुलायम सिंह बाहर कहते हैं कि कांग्रेस वाले हमें ब्लैकमेल करते हैं, उनके पास सीबीआई है, उनके पास आईबी है, उनके पास इनकम टैक्स है। तो इस प्रकार का जुगाड़ करके कांग्रेस वाले सत्ता भले ही चलाए पर लोगों के दिल में अभी साफ हो गया है, अभी आने वाले दिनों में जल्दी भी दूध का दूध और पानी का पानी होने वाला है। इसलिए कांग्रेस का कौन सा कुनबा जुड़ रहा है और एनडीए कौन सा बिखर रहा है वो जनता अभी न्याय करेगी। मोदी का नाम आया तो कांग्रेस वालों को दिन में भी सपने दिखने पड़ते हैं, उनकी नींद हराम हो गई है। मोदी जी का एक भी स्टेटमेंट, केदारनाथ मंदिर हम खड़ा करेंगे अगर उत्तराखंड की सरकार अलाउ करेगी तो। इतना दिन 15-15 दिन होने के बाद भी राहत कार्य ठीक चल नहीं रहा, लोगों का बचाव नहीं हो रहा है, ये सीएजी ने लिखा है। सीएजी ने जो बातें रखी, हमने 15 दिन तो उस पर राजनीति नहीं की थी, हम 15 दिन राहत कार्य में हम भी लगे थे, पर ये सब बातें आप गुजरातियों को बचाने पहुंच गए करके बताइए, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करके कांग्रेस ये सब काम कर रही है। उत्तराखंड कौन गया था? मंदिर की बात कि जो बात अभी कहीं, मैं फूड सिक्योरिटी बिल पे बात करूंगा, अगर हम नरेंद्र मोदी पे ना जाए तो बेहतर होगा। ये जो बात जाजू साहब लगातार कह रहे हैं, इससे क्या आपको लगता है? ये जो उन्होंने कहा कि कुनबे का तो आपका भी बिखराव लगातार बना हुआ है, आपके साथ भी ये परेशानियां खड़ी हो रही हैं, तो आपको भी एक तरह से पॉलिटिकल क्राइसिस के साथ जाजू साहब को ज्यादा वो होगा कि बीजेपी के लोग बिखर रहे हैं, कांग्रेस के साथ तो और भी लोग जुड़ने चाह रहे हैं, इनको छोड़ के आ रहे हैं, वो कांग्रेस के साथ आने तैयार है। जेएमएम शामिल हो गया। नहीं छोड़ के जा रहे हैं इनको, वो भी हमारे साथ ही आ रहे हैं। बचाई कहाँ है? इनके साथ क्या है? इनके साथ कोई जाने वाला नहीं है, ये कोशिश जरूर कर रहे हैं, कईयों को जोड़ने की कोशिश की है, जा नहीं रहा इनके साथ। कल आया था ना वो, आप देखो ना, सुब्रमण्यम स्वामी साहब कह रहे थे कि मैं जुड़ने को। सुब्रमण्यम स्वामी का है क्या? है क्या उसके पास? चलिए सर, ठीक है जादू साहब, पर ये संकेत जो बार बार निकल करके जा रहा है, ये संकेत आपको लगता नहीं है एक नेगेटिव संकेत जा रहा है? जो बयान आ रहे हैं, क्योंकि जो ये बयान आ रहे हैं वो सुषमा स्वराज का भी बयान हो, चाहे राजनाथ सिंह जी का भी बयान हो, ये बयान बड़े अलग जा रहे हैं। इस बिल की जो वो है, जो मर्मता इस बिल की है, जो ग्रेटिट्यूड इस बिल का है, उसके खिलाफ ऐसा लग रहा है जा रहा है। इसको लेकर आपको चिंता नहीं? जनता के जो सर्वेज आ रहे, कल एक मराठी चैनल पे मैं इसी विषय पर था, वो चैनल पे लाइव चलते समय लोगों को उन्होंने वोटिंग करने के लिए कहा, तो बाद में उसका वोटिंग कंक्लूजन जो आया, वो चैनल का नाम है जी 24 तास जी, उस पे उन्होंने बोला 94% लोगों ने कहा कि कांग्रेस वाले राजनीतिक मकसद रख के इस प्रकार की योजना कर रहे हैं, और 6% लोगों ने इसका विरोध किया कि नहीं कांग्रेस वाले ठीक कर रहे हैं। ये लोगों की भावना है, लोग अभी समझ रहे हैं, लोग अभी वेट कर रहे हैं, लोगों के पास अभी पूरा भ्रष्टाचार का हो, महंगाई का हो, कांग्रेस के परफॉर्मेंस का हो, सब मटेरियल पूरा आ गया है। उत्तराखंड का परफॉर्मेंस लोगों ने देखा है कि इस प्रकार के राहत के काम में भी कांग्रेस वाले कैसी राजनीति करते हैं। आज तक देश में फिर तो वही बात है, कर्नाटक में क्या हुआ वो बात होने लगेगी। और नरेंद्र मोदी बैंगलोर गए थे तो वहां क्या हुआ, मैंगलोर भी गए थे फिर वहां क्या हुआ। सर उसमें हम ना पड़े, मैं बिल की बात लगातार आपसे कर रहा हूं कि बिल को लेकर के जो बार बार एक विरोधाभासी बयान आ रहे हैं, जैसे कि राजनाथ सिंह का ही मैं बयान आपको बता रहा था कि जल्दबाजी कर दी, ऐसी क्या जल्दी थी लाने से पहले। चूंकि वृंदा करात सीपीएम नेता भी कहीं ना कहीं इसी तरह की बातें कर रही हैं, तो वो आपके साथ दिख रही हैं और इसका सपोर्ट आपको मिल रहा है और ये आपकी बातों में दिखता है। पर क्या ये बैकफायर नहीं करेगा आपके लिए? नहीं, निश्चित नहीं करेगा। लोगों के सामने जाके संसद में भी रखेंगे और सड़क पर भी रखेंगे। अब लोगों के सामने अपनी भूमिका रखेंगे और लोगों को ध्यान में आएगा कि कांग्रेस वाले लोगों के दिशा भूल कर रहे हैं। ठीक है, ठीक सर, कुछ कह रहे हैं? बस श्याम जाजू जी उस अमीर भारत की कल्पना कर रहे हैं, जिसमें मैं नहीं समझता हूँ ये बीजेपी उस गरीब भारत में जो गरीब लोग हैं उनकी चिंता कर रही है। ये अमीर भारत की चिंता कर रही है, जिसमें उद्योगपति हैं, सारे इंडस्ट्रियल हैं,
कॉर्पोरेट्स हैं जो हैं उन लोगों की ये चिंता कर रहे हैं, ना कि गरीब की चिंता कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है। आजादी के बाद भी 80 करोड़ लोग इसके लाभार्थी होंगे, ये बहुत नहीं, आपने क्या किया? आपके तो बहुत सारे प्रदेशों में भी सरकार है, आप क्या किया बीजेपी ने? और उसके बाद में आप भी एनडीए में, इससे पहले एनडीए की सरकार रही थी, तो क्या किया आपने गरीबों के लिए? परिवार 67। नहीं, आप ये योजनाएं आप भी तो लागू कर सकते थे। फूड सिक्योरिटी बिल तो वो जब भी आ सकता था। पर किसने राज किया लोगों को मालूम है। हाँ, वो तो देश की जनता बताती है, लेकिन आज इस गरीब जनता आपको जवाब देगी। ये मंदिर नहीं बनवा पाए तो ठीक है। अब माथुर जी, तरह इस चीज को हम समझने की कोशिश करें कि अब जब भी मॉनसून सेशन स्टार्ट होगा या ये आता है, जो भी, अगर मान लीजिए संसद ठीक से चलती है, तो कैसे देखते हैं आप तब पॉलिटिकल, अगर अब एक मैं आपको एनालिसिस करने की बात करूं, अभी जो स्टेटस कोल बना हुआ है भारतीय राजनीति में इस बिल को लेकर के, उस वक्त क्या परिदृश्य आपको दिखता है? नहीं, देखिए ऐसा है कि मैंने आपको बताया कि कोई भी पार्टी जो है इसको बिल का पोजीशन नहीं कर सकती जी। अगर वो अपने को आम जनता से एलिनेट करना नहीं चाहती। तो आप इसको छोटा मोटा उसको आप क्रिटिसाइज कर दीजिए, उसके कुछ फीचर्स को कह दीजिए, लेकिन बिल को जो है आप जो है उसको अपोज नहीं कर सकते। और पार्लियामेंट में आप इसके खिलाफ वोट नहीं दे सकते, क्योंकि इट विल बी टेकन एज ए वोट अगेंस्ट द पुअर हंग्री मैन ऑफ दिस कंट्री। मतलब तो ये तो सब करना ही पड़ेगा, सब है ये। अच्छा, तो मुझे नहीं लगता है कि इस बिल के को पार्लियामेंट में, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था, ये कहीं कहीं डिफीट होगा या कुछ होगा, ऐसी बात तो नहीं होगी इस पे। मतलब हाँ, अपोजिशन पार्टी वाले जरूर कहते रहेंगे कांग्रेस ने इसका पॉलिटिकल एडवांटेज उठा लिया, ये है जो कि बात आप सही भी कह सकते हैं, गलत भी कह सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब सवाल जो इशू है वो ये है कि इस बिल का इलेक्शन पे क्या असर होगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं। मतलब तो मैं समझता हूं कि इलेक्शन की बात तो भी बहुत जल्दी है, क्योंकि अब बिल के आने के बाद 5, 6, 7, 8 महीने, करीब ऑलमोस्ट 10 महीने का टाइम में हमें देखना है कि कैसे जो है इसका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, सारा कैसे मतलब पीडीएस सिस्टम वर्क कर रहा है और ये सब है। लेकिन एक बात हमको समझनी चाहिए कि अगर एक गांव गरीब आदमी को रोटी मिल रही है, तो वो कोई ऐसा नहीं कि वो रोटी जो है कि कांग्रेस के एहसान की वजह से मिल रही है, ये उसका राइट है। मतलब उसको उसे कंट्री को जो है उसको, ये हमारा आपका सबका इस देश का काम है कि गरीब आदमी को रोटी दे। मतलब इसके लिए अगर कांग्रेस कर रही है तो उसको एहसान नहीं कर रही है, मतलब क्योंकि बड़ा भारी गरीब आदमी को रोटी दे रही है। दिस इज हिज राइट। तो मैं समझता हूं कि सारे बिल्कुल इस राइट इसमें लेना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टी जैसी बीजेपी जो इसको अपोज कर रही है, उनको ये कहना चाहिए कि नहीं, गरीब आदमी को आप रोटी दीजिए, और गरीब आदमी से ये कहे कि रोटी का आपका हक है, ना कि किसी पॉलिटिकल पार्टी का आपके लिए फेवर कह देंगे तो सर फिर बात ही पूरी रहेगी, राजनीति किस बात की रहेगी सर? नहीं बताइए, वो ठीक है। भले काम पे राजनीति थोड़ी होती है, भला काम हो रहा है उसमें तो राजनीति करनी नहीं चाहिए। जाजू साहब, क्यों ये बात जो बात कह रहे हैं कि आप अभी एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत थी? अब आप आम इंसान की इतनी चिंता कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आप इसके खिलाफ नहीं है, संशोधन तो होते रहेंगे सर। वो तो आप जनता पार्टी है जिन्होंने कहा कि स्पेशल सेशन बुलाओ इसके लिए, ये हमने प्रायोरिटी से हमने कहा है सबसे पहले इस देश में। हमारे इंटेंशन में किसी को डाउट लेने की क्या जरूरत है? आप क्यों बहस से मुकर रहे हैं? आप क्यों चर्चा करना नहीं चाहते? हम सेशन चलाना चाहते, आप सेशन में ये बिल लाना नहीं चाहते, ये क्या मकसद है आपका? आपको भी श्रेय की लड़ाई लड़नी है केवल, सही रूप से काम तो करना नहीं है। ये तो आपको लगता है श्रेय की होड़ में चल रहा है सब पूरा काम? इनका सारा उद्देश्य चुनाव को लेके है। चुनाव का, ये भी चुनाव साल भर है, चुनाव में तो गरीब को कुछ मिलता है। चर्चा हाउस में आएगा, 5 प्रदेशों की भी चिंता है ना, आप अपने लोगों से कहिएगा हाउस में आए, जब चर्चा कर लेना और बिल को पास कर देना, गरीब के बिल को पास कर देना। बिल्कुल, हाउस में हम चर्चा करेंगे, सभी त्रुटियां लोगों को बताएंगे। हाँ, नहीं, गरीब के बिल को पास कर देना, गरीबों का भला हो जाएगा। सर, क्या 5 राज्यों के चुनाव आपके जहन में नहीं है? उसकी चिंता ज्यादा है, गरीब से ज्यादा उनकी चिंता है। नवंबर में है ना जी, नवंबर में। सर, क्या 5 राज्यों की चुनावों की चिंता आपके जहन में है कि नहीं जाजू साहब? नहीं, हमारे पूरे देश की जनता की चिंता है, हमारे चुनाव की चिंता नहीं है। देश की जनता की योग्य स्कीम उनको मिलनी चाहिए, इसकी चिंता है। ठीक है, कैसे मिलेगा ना आज? मतलब जी, ये बात जो अभी इन्होंने कही कि 5 राज्यों की भी चिंता नहीं है, इसकी भी चिंता नहीं है, कैसे देखा जाए, इसको समझा कैसे जाए? क्योंकि अभी दो चुनाव भी जो हो रहे हैं तो पर्सनालिटीज के बीच में होते दिख रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो मैं आपसे कह रहा था, एक तो बीजेपी को ये करना चाहिए था कि ये पूरा जो फूड सिक्योरिटी बिल है, इसको दे शुड हैव पुट इट आउटसाइड द पॉलिटिकल डिबेट। ये ढंग की बात होती, मतलब उसको रख कर देते। लेकिन अब पता नहीं है, अब इनका जो भी राजनीति की समझ है क्या है, मैं नहीं जानता क्या है, दे हैव ब्रॉट इट इनटू ए पॉलिटिकल डिबेट एंड ऑल दैट। अब उसके इलेक्शन की बात हो रही है सब है, तो मैं समझता हूं कि वाइज थिंग ऑन देयर पार्ट वुड हैव बीन टू पुट इट आउटसाइड द पॉलिटिकल डिबेट। ये बात गति, चाहे जहां तक और चुनाव की बात है, ये आप और मुद्दों पर चुनाव लड़िए, हर एक स्टेट के अपने मुद्दे, कोई आपसे मने थोड़ी करता है कि किसी मुद्दे पे लड़िए।
और इसको करिए। बट ये बिल अगर ये बाहर रख देते तो दैट वुड हैव बीन बेटर फॉर देम। अच्छा, आप और कुछ एक बात और भी कह रहे थे ना, आप क्या पूछ रहे थे? आप मैं ये जैसे आपने कहा, मैं जजू साहब से पूछ रहा हूँ, सर ये पॉलिटिकल डिबेट में आप क्यों लेकर आए इस मुद्दे को? ये बात माथुर जी भी कह रहे थे कि ये बात तो पॉलिटिकल डिबेट में ही नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी चर्चा नहीं करेगी सरकार को, विपक्ष का रोल हम नहीं करेंगे एज इट इज, सभी जिसके लिए कोई प्रावधान नहीं है, जिस स्कीम की अपयश ही उसकी स्कीम रखने में है, उसके आवश्यक बातों की पूर्तता हुई नहीं, तो भी आप चर्चा ही मत करिए और बिल पारित करिए। ये कोई डेमोक्रेसी का ठीक नहीं है। संवैधानिक अधिकार है, संसद चलने वाली है, संसद में इसको रखकर अगर ये लाते तो इनके इंटेंशन के बारे में हमें डाउट नहीं रहता। आप सबको डाउट यही आया है कि इनका वो क्लियर इंटेंशन नहीं है इसके पीछे। जी, इनका इंटेंशन की बात बहुत आ रही है। ठीक है, चलिए आप बिल लेकर के, आपने बिल बनाया, बिल बहुत अच्छा है, महत्वाकांक्षी बिल है, पर ये इंटेंशन को लेकर के क्या आप बात करिए? टाइमिंग पे भी सवाल उठेगा, जजू साहब कह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, उनको बहन है तो उनको ये लग रहा है शायद कि इस बिल से कांग्रेस का बहुत बड़ा भला होने जा रहा है, लोग कांग्रेस को वोट दे देंगे। कांग्रेस इस बात को लेकर नहीं चल रही। कांग्रेस ने तो ये सोचा इस देश के लोगों, गरीबों को कुछ फायदा हो, कुछ मिले, महंगाई बढ़ रही है, इससे त्रस्त है वो, उसको कुछ फायदा मिले, उनके कुपोषण की जो बच्चों में पैदा हो गया भूख के कारण वो मिट जाए। कांग्रेस का उद्देश्य ये है। कांग्रेस का उद्देश्य वोट से नहीं है, वोट ही किसको देंगे किसको नहीं देंगे ये बात नहीं है इसमें। लेकिन ये है कि गरीब के हित की बात सोची गई थी, और जब बार बार हाउस नहीं चल पा रहा था, और क्या अश्विनी कुमार का इस्तीफा, क्या पवन कुमार बंसल का इस्तीफा, इसी के ऊपर गरीब के बिल को रोक दिया जाए तो ऑर्डिनेंस लाने की आवश्यकता है। तो क्या आपको लगता है उस समय इस्तीफे की बार बार मांग करके मेन मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश भी रही बीजेपी की? इस बिल का विरोध कर रहे थे जी, इस बिलों को नहीं आने देना चाह रहे थे, बस मेन उद्देश्य ये था। इसलिए आपसे अब क्या ऑर्डिनेंस लाया गया, और ऑर्डिनेंस का भी विरोध कर रहे हैं, हाउस में आए, चर्चा कर लेना, आप ठीक है, एक सुझाव है वो सुझाव दे देना, आपके सुझाव सही होंगे वो भी एक्सेप्ट हो जाएंगे, लेकिन ऑर्डिनेंस गरीब का है, इसका विरोध मत करिए। चलिए जाजू साहब, बिल्कुल लास्ट कमेंट में आपका जाऊंगा इस पूरे मुद्दे के ऊपर। इसलिए संसद के सेशन में ध्यान में आ जाएगा शरद पवार क्यों विरोध कर रहे थे, मुलायम सिंह यादव क्यों विरोध कर रहे थे, बाकी बड़े बड़े प्रदेश क्यों विरोध कर रहे हैं। ये सब बातें ध्यान में आने के बाद, त्रुटियां कम होने के बाद ये बिल पारित हुआ और गरीबों का भला हुआ, तो उसका निश्चित श्रेय भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को मिलेगा। नहीं, हमारा मेरी लोक जनशक्ति पार्टी का ऐसा मानना है कि जब खाद्य सुरक्षा बिल आएगा तो हम लोग उसका समर्थन करेंगे, लेकिन बीजेपी के लोगों से भी कहना चाहते हैं श्रेय लेने की जरूरत नहीं, आप आगे बढ़िए और इस चीज का समर्थन कीजिए और अपनी नीयत को साफ कीजिए, बस मेरा ये मानना है। प्रदीप माधव साहब, फाइनल कमेंट। मैं तो आपसे ये कहना कि जो भी चीज जो है गरीब आदमी को देती है अगर रोटी, उसको इंश्योर करती है। देखिए, हमारे लिए बड़े शर्म की बात है कि हमारे देश में भुखमरी हो, तो अगर एक बिल जो है भुखमरी को दूर करता है तो आई थिंक कि इसको अनक्वालिफाइड सपोर्ट होनी चाहिए। जी ठीक है सर, बिल्कुल फाइनल कमेंट आपका आप दे दीजिए। कैसे अब आप आगे इसको देखते हैं जाते हुए, कि आपको लगता है कि तमाम परिस्थितियों के बाद भी फिर भी संसद चलेगी और मौजूद सत्र में जो रुख आप देख रहे हैं? नहीं, बिल्कुल संसद चलेगी, संसद में बिल भी पास होगा और गरीब को फायदा भी होगा, और सरकार ने ये तय किया है कि 6 महीने के अंदर उस गरीब को फायदा पहुंचे, ये टाइम बाइंड किया है जी, इसलिए बिल पास होगा, टाइम से लोगों को फायदा भी मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी के लोग थोड़े दिन बाद में सोचने लगेंगे। चलिए ठीक है, इस पर कब नहीं सोचने लगेंगे, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, ना उल्टा पड़ जाए। चलिए ठीक है, इसलिए सपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त निकालने के लिए, और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजनीति जो लगातार हो रही है इस बिल को लेकर के, वो अपने आप में कई सवाल खड़े करती है, पर आने वाले दिनों के अंदर देखना होगा कि जो देश की राजनीति है इन बयानों के जरिए कैसे जाती है, और जब मानसून सत्र शुरू होता है, असल में जब शुरू होता है तब क्या होगा। फिलहाल प्राइमेट में इतना ही, पर जाते जाते आपको हम छोड़ जाते हैं नागार्जुन की कविता के साथ। नमस्कार। दिनों तक चूल्हा रोया, चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उनके पास, कई दिनों तक लगी भीत पर छिपकलियों की गश्त, कई दिनों तक चूहों की भी हालत रही शिकस्त। दाने आए घर के अंदर कई दिनों के बाद, धुआं उठा आंगन से ऊपर कई दिनों के बाद, चमक उठी घर भर की आंखें कई दिनों के बाद, कौए ने खुजलाई पांखें कई दिनों के बाद।